Are you interested in microcap and penny stocks? In this series of video, I am going to bring full research on such interesting microcap and penny stocks. Hi, this is Anik Mitra. I am a SEBI registered investment advisor. I have more than 15 years of experience as a research analyst with various large corporate and research houses. I have a declaration before start. The stock or stocks referred here and discussed here in this presentation and in this video are not any buy or sell recommendation. This video is prepared to share knowledge only. So if you want to invest in the mentioned stock, seek advice from your SEBI registered advisor. Thank you. Let's begin. Shreyas Shipping and Logistics is such an interesting company having a microcap of little more than 700 crore. चलिए समझते हैं श्रेयास शिपिंग. तो दिस इज अ कंपनी अ पार्ट ऑफ ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप. ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप शुरू किए थे मिस्टर आर शिवस्वामी, जो 1977 में इस कंपनी को शुरू किए थे, ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप को, जो एक शिपिंग एजेंट के तौर पे बॉम्बे में शुरू हुआ था. उसके बाद ये ग्रेजुअली एक्सपैंड होता गया और ग्रेजुअली ये एक डायनामिक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से उभर के आया. तो ये कंपनी का, ये ट्रांस वर्ल्ड का ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा दुबई, यूएसए, हर बड़े बड़े पोर्ट्स में मिल जाएगा. सऊदी, ओमान, यूएई, कतार, कुवैत, श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर, पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली इन इंडिया. तो ट्रांस वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है श्रेयास का? श्रेयास एक्चुअली शुरू हुआ था 1994 में एज अ सब्सिडियरी ऑफ ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप. तो ट्रांस वर्ल्ड एक होल्डिंग कंपनी है अभी, ट्रांस वर्ल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका एक सब्सिडियरी है श्रेयास, और श्रेयास का 56.25% ये ट्रांस वर्ल्ड होल्डिंग ग्रुप होल्ड करता है. इसके अलावा इस श्रेयास में बाकी इन्वेस्टमेंट है मिस्टर आर शिवस्वामी, जो ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप के एंटरप्रेन्योर है, ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप शुरू किए थे. तो उनका 7.09% स्टेक है श्रेयास में. और मिसेस अनीशा रामाकृष्णन ये 3.27% होल्ड करते हैं. बाकी और कुछ इन्वेस्टर्स भी है प्रोमोटर ग्रुप में. तो मिसेस अनीशा रामाकृष्णन का जिक्र हम इसलिए किया कि वो 3.27% होल्ड किया करते थे, मगर रिसेंट पास्ट इन मार्च क्वार्टर she has increased her stake from 3.27% to 5.32%. तो अभी टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो मार्च से पहले तक, मार्च 22 से पहले तक 68.94% था, वो भी बढ़ के 70.99% हो गया है. तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा बड़ा है ड्यू टू मिसेस अनीशा's एड इन पोजीशन इन द श्रेयास. चलिए समझते हैं क्या करता है श्रेयास. श्रेयास के पास एक्चुअली काफी सारा वेसल्स है, 11 वेसल्स है श्रेयास के पास. तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि कौन सा वेसल्स, क्या क्या वेसल्स है उनके पास, उसका क्या ईयर ऑफ बिल्ड है, क्या साइज है, क्या कैपेसिटी, ये आपको देखने को मिल रहा है. एसएसएल भारत इनका सबसे बड़ा वेसल है इनके पास. तो इसके रिगार्डिंग और बताना चाहूंगा, इसका एवरेज जो शिप का एज है वो 21.38 ईयर्स है, मतलब 21 साल से थोड़ा ज्यादा है एवरेज एज ऑफ शिप्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है शिप ओनर के लिए, क्योंकि जितना एज बढ़ता जाएगा उनका डिप्रिसिएशन भी उतना बढ़ता जाएगा. तो ऑब्वियसली ये अगर स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन नहीं है तो ये भी मेंशन करना चाहिए. तो टोटल कैपेसिटी इसका 22,123 टन इक्विवेलेंट है, मतलब श्रेयास का बात कर रहे हैं हम. और टोटल डेड वेट उनका सारा वेसल्स को मिला के 3,0878 मेट्रिक टन है. तो थोड़ा समझते हैं बिजनेस. इसका डोमेस्टिक कार्गो बिजनेस है, जो कि डोमेस्टिक कार्गो बिजनेस क्या होता है कि कार्गो का मूवमेंट इंडिया के एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट में
कार्गोस को पहुंचाना होता है। तो इसमें श्रेयस का 50% मार्केट शेयर है। और एक है एक्जिम बिजनेस। एक्जिम बिजनेस यानी कि इंडिया का जो आउटबाउंड कार्गोस है, जो इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है, तो इसमें श्रेयस क्या करता है? श्रेयस का एक लॉजिस्टिक्स डिवीजन था। ये गांधी जी, ये इनिशियल बिजनेस मॉडल है, ये अभी प्रिवेलिंग नहीं है, ये 1 साल पहले तक यही बिजनेस मॉडल था। तो ये जो इसका जो लॉजिस्टिक्स आर्म है, अवाना लॉजिस्टिक्स, वो क्या करता था? ये जो आउटबाउंड मतलब ओवरसीज बाउंड जो कार्गोज है उसको सोर्स करता था डिफरेंट पोर्ट से, और उसको ले जाके जो ट्रांसशिपमेंट हब होता है वहां पे वो ले जाके इकट्ठा करके लेके देता था मेन लाइन ऑपरेटर्स को, क्योंकि मेन लाइन ऑपरेटर्स ही एक कंट्री से दूसरा कंट्री में लेके जाएगा। तो वो डिफरेंट पोर्ट से, मान लीजिए कि दुबई में जाना है, एक कार्गो है वाइजैक में, दूसरा कार्गो है मरमागांव में, तो वो सारा वाइजैक से और मरमागांव से अपना कंटेनर भर के फिर जाके वो जो आउटबाउंड शिप है मुंबई में, वहां पे जाके मेन लाइन ऑपरेटर को हैंड ओवर करेगा। तो इसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा आपको टेक्निकलिटीज का जरूरत पड़ता है। टाइमलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस टाइम पे कैसे ऑपरेट करने पे मेन लाइन ऑपरेटर को टाइम पे वो डिलीवर करके अपलोड करवा सकता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेयस का था। तो इसमें श्रेयस का एक बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है, और 80% मार्केट शेयर इसलिए इस एक्जिम बिजनेस में श्रेयस का है। तो यहाँ पे एक बार बोलना चाहिए सागरमाला प्रोग्राम के बारे में। ये स्लाइड दिख रहा है, सागरमाला प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? सागरमाला प्रोग्राम यहाँ पे क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट चाहता है कि ये कोस्टल कार्गो मूवमेंट बढ़ जाए। कोस्टल कार्गो मूवमेंट बढ़ाने से क्या होगा कि सबको मालूम है कि फ्रेट कॉस्ट इज एट द हाईएस्ट लेवल। अभी इनपुट कॉस्ट जितना बढ़ जाएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए उतना दिक्कत होगा, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप कंज्यूमर हो तो आपको एंड प्रोडक्ट्स कॉस्टली मिलेगा। तो ये कॉस्ट कम करने के लिए आपको फ्रेट कॉस्ट कम करना पड़ेगा, और फ्रेट कॉस्ट कम करने के लिए अगर कोस्टल कार्गो मूवमेंट्स होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है, तो कोस्टल कार्गो इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट इसीलिए अपना कोस्ट को काफी डेवलप करना चाहता है, और इसके कारण गवर्नमेंट 2016 में ये सागरमाला प्रोग्राम लाया था, जिसमें 504 प्रोजेक्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ 211 पोर्ट मॉडर्नाइजेशन गवर्नमेंट के पास था, 199 पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था, 32 पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट था, 62 कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स था। तो इस पे काम चल रहा है सागरमाला प्रोग्राम में, और आगे चल के हम लोगों को इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। अभी आपको दिख जाएगा कि काफी ज्यादा वॉल्यूम आपको कार्गोज में ट्रैफिक के हिसाब से, कार्गो ट्रैफिक का वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया है रिसेंट फ्यू ईयर्स में, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। ये हम लोग को अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पैंडेमिक में भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट कार्गो ट्रैफिक में नहीं था। चलिए समझते हैं श्रेयस अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। क्या चेंजेस आया है कंपनीज के बिजनेस मॉडल में, ये थोड़ा हम समझेगा। देखिए 2021 के 1 जुलाई के बाद श्रेयस अब और कोई ऑपरेटर मतलब शिप ऑपरेटर नहीं रहा। श्रेयस अभी एक वेसल ओइंग कंपनी है। तो कंपनी क्या किया, श्रेयस क्या किया, अपना डोमेस्टिक कोस्टल बिजनेस जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, और एक्जिम फीडर बिजनेस जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, ये ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स प्रीवा लिमिटेड, जो ट्रांसवर्ल्ड का डिस्कशन हम लोग किया है, तो ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स प्रीवा लिमिटेड TFPL को स्लम सेल बेसिस सेल कर दिया है, और इस डाइवेस्टमेंट के कारण उसको TFPL का मतलब ट्रांसवर्ल्ड का शेयर मिला है, इक्विटी शेयर, ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स प्रीवा का इक्विटी शेयर मिला है। अब ये जो इक्विटी शेयर श्रेयस के पास आया, श्रेयस जाके ये पूरा इक्विटी शेयर्स, TFPL का पूरा इक्विटी शेयर्स यूनिफीडर को सेल कर दिया है। तो उसके लिए यूनिफीडर उसको 157 करोड़ दिया है। 156.98 करोड़ का ये टोटल डील था। इसके अलावा जो अवाना लॉजिस्टिक्स का हम जिक्र कर रहा था, अवाना लॉजिस्टिक्स जो कोस्टल कार्गोस को सोर्स करता है,
एग्जिम के दौरान डिफरेंट पोर्ट से जो कोस्टल कार्गोस को सोर्स करता है अवाना लॉजिस्टिक्स, उसको भी कंपनी, उसका 29.22% स्टेक था इसके पास, श्रेयास के पास, तो एंटर 29.22% स्टेक वो सेल कर दिया यूनिफीडर को 72.52 करोड़ के अगेंस्ट में। तो इसके ये जो ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हुआ उसके बाद, मतलब ये टोटल ट्रांजैक्शन के बाद, अब श्रेयस एक वेसल ओइंग कंपनी है एंड इट्स नो मोर इनटू लॉजिस्टिक्स, नो मोर इनटू वेसल ऑपरेशन। तो ये न्यू बिजनेस मॉडल सिंस 1 जुलाई 2021 यानी कि FY22 में, मतलब एक क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा, एक महीना ज्यादा पकड़ लो, रादर पूरा एक क्वार्टर छोड़ के, रादर एक क्वार्टर छोड़ के पूरा 3 क्वार्टर FY22 का ये न्यू बिजनेस मॉडल में श्रेयस ऑपरेट किया है। तो फायदा क्या है इस डाइवेस्टमेंट का, क्या फायदा होगा? तो कंपनी श्रेयस एक FCA यानी के फ्रेमवर्क ऑफ चार्टरिंग, तो इसमें फ्रेमवर्क ऑफ चार्टरिंग एग्रीमेंट में घुसा है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी सिर्फ वेसल लीज में देगा, तो कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वेसल भरने का, जो पहले अवाना करता था सोर्स करके, फिर आपका वॉल्यूम कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं रहा श्रेयस का। श्रेयस क्या कर रहा है? श्रेयस सिर्फ वेसल को लीज में दे रहा है, और ये वेसल ओइंग कंपनी के हिसाब से उसके अगेंस्ट में उसको एक चार्टरिंग फीस मिल रहा है। वो जो चार्टरिंग फीस है उसमें श्रेयस का मतलब कोई भी फीस में श्रेयस एक्सेप्ट करेगा वैसा कुछ नहीं है। श्रेयस का यहाँ पे एक एडवांटेज है कि ऑब्वियसली वो कॉम्पिटिटिव रेट में ही वेसल लीज में देगा, यानी कि चार्टरिंग करेगा, और अगर इसको नहीं मिलता है कॉम्पिटिटिव रेट, तो श्रेयस कैन गो आउट एंड गिव इट टू सम अदर ऑपरेटर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी श्रेयस के पास ये न्यू एग्रीमेंट के बाद रहता है। तो अभी क्या रहेगा श्रेयस का ऑपरेटिंग कॉस्ट? बस श्रेयस वेसल मेंटेन कर रहा है, वेसल ओन कर रहा है, तो एसेट श्रेयस का है, और जो मैन पावर है एक वेसल में, जो ऑपरेशन का जो मैन पावर है वो श्रेयस का रहेगा। तो श्रेयस उसके अगेंस्ट में मतलब श्रेयस के पेरोल में जो लोग काम कर रहा है, ऑन बोर्ड जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स बोलिए, कैप्टन बोलिए, लेबर्स बोलिए, जो लोग हैं, तो वो सारा श्रेयस के पेरोल में है। और श्रेयस का और क्या खर्चा है? तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का खर्चा श्रेयस पे आता है। और क्या कॉस्ट है? देखिए, एक वेसल का मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस यानी कि उसका जो मशीन्स वगैरह है, तो उसके लिए उसका जो मोटर्स है, मशीन्स है, उसके लिए ल्यूब ऑयल चाहिए और फ्रेश वाटर चाहिए। वो ल्यूब ऑयल और फ्रेश वाटर का कॉस्ट श्रेयस के है, बस दैट्स इट, और कोई खर्चा श्रेयस का नहीं है। तो ल्यूब ऑयल और फ्रेश वाटर का खर्चा आप मान लो कि मोर और लेस स्टेडी है, उसको उसमें बहुत ज्यादा कुछ इनपुट कॉस्ट का वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं है। तो बस इतना ही है श्रेयस का ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जो चार्टर होता है, जो चार्टर का इनकम होता है, वो थोड़ा फिक्स टाइप का, एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, मतलब मोर और लेस वो फिक्स टाइप का ही होता है। तो उसका वो हेडेक नहीं है कि आपको सोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब श्रेयस का नहीं है। और किसी कारण अगर चार्टरिंग, अगर वॉल्यूम कम हो जाता है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेयस का नहीं है। अगर वेसल को भर नहीं पाता है ऑपरेटर, तो दैट गोज टू द ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर को बेयर करना पड़ेगा। वेसल ओनर उसका फीस लेगा, चार्टरिंग फीस लेगा, निकल जाएगा। तो हम लोग यूनिफीडर के बारे में डिस्कस किया है, यूनिफीडर को सेल कर रहा है। तो कौन है ये यूनिफीडर? यूनिफीडर ISC FZCO फिस्को, ये बेसिकली डीपी वर्ल्ड का एक सब्सिडियरी है। डीपी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट टर्मिनल एंड पोर्ट ऑपरेटर है। डीपी वर्ल्ड 1972 में शुरू हुआ था, और शुरू से ये कंपनी बेसिकली UAE में, मतलब दुबई पोर्ट में ऑपरेशन का काम करता है।
तो काफ़ी बड़ा कंपनी है, और इस कंपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम तुमको चार्टरिंग फीस पेमेंट करेगा इन अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, सो दैट इज ऑलवेज सिक्योर फॉर श्रेयस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है श्रेयस के लिए। अब एडवांटेज क्या है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। फ्रेमवर्क चार्टरिंग एग्रीमेंट, इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपको एक इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम आप सोर्स कर पाओगे नहीं कर पाओगे कार्गोज को, फिर भरेगा नहीं भरेगा, कोई हेडेक ही नहीं है, आप फिक्स्ड फ्रेम चार्टरिंग फीस आपको मिल रहा है। तो डी रिस्किंग कार्गो वॉल्यूम तो हम लोग डिस्कस कर ही चुका है। अब देखिए ऑपरेशन में फ्यूल प्राइस एक इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो रिड्यूस्ड फ्यूल प्राइस वॉलेटिलिटी रिस्क, तो अगर आपका ऑपरेशन आपके हाथ में नहीं है तो फ्यूल प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका तो मेजर कोई इम्पैक्ट, मेजर क्यों, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। बस हो सकता है ल्यूब में थोड़ा आया तो ल्यूब का एक मिनिमल कॉस्ट है, बस दैट्स इट, और कोई खर्चा है नहीं कंपनी का। और फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी रिस्क वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप कार्गोस के हिसाब से आपको कोई यूरोप में जा रहा है, कोई सिंगापुर में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट में जा रहा है, तो इसके दौरान जो फॉरेन डेस्टिनेशन में जा रहा है वहाँ पे क्या करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, वैसा कोई रिस्क श्रेयस का है नहीं। ये थोड़ा फिनेंशियल समझते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है ये 3 क्वार्टर श्रेयस न्यू बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करने का। देखिए आप एम्प्लॉय कॉस्ट तो एक हो गया, फिक्स टाइप का हो गया, ये तो रहेगा आगे चल के। 14% ऑफ द टॉप लाइन था एम्प्लॉय कॉस्ट, थोड़ा बड़ा है, 21, 20 और 19 में 12% टॉप लाइन का देखने को मिला है। थोड़ा टोटल इनकम थोड़ा डाउन है, 4%, करीब करीब 4% डाउन है टॉप लाइन। तो उसके अलावा आप देखिए फ्यूल, ल्यूब ऑयल एंड फ्रेश वाटर जो मेंटेनेंस के लिए लगता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होता है कंपनी को, जो लास्ट ईयर 183 करोड़ और उससे पहले 213, 15, 16, लास्ट ईयर थोड़ा कम था पैंडेमिक के कारण। तो आप पकड़ सकते हो कि 200, 210, 15 करोड़ के आसपास का जो एवरेज उसका कॉस्ट होता है, जो फ्यूल, ल्यूब ऑयल और फ्रेश वाटर, इसमें फ्यूल ऑपरेशन कॉस्ट भी अटैच्ड है, इंक्लूडेड है। तो वो कॉस्ट पूरा कम होकर 67, 68 करोड़ तक आ जाता है। तो मार्च 22 में ये काफ़ी ज़्यादा बचत होता है कंपनी को, और एक क्वार्टर जो फ्यूल का कॉस्ट आया है वो भी आगे चल के नहीं रहेगा। तो पोर्ट एंड मेरीन ड्यूज ये भी कम हो गया है, ऑपरेशन इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो अगर सोर्स करता है तो हो सकता है सारा अपने वेसल में नहीं डालता है, तो थोड़ा सा दूसरा चार्टर को भी हायर करना पड़ता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है नहीं आगे चल के। 37.5 करोड़ का ही एक्सपेंसेस हुआ है इसके कारण मार्च 22 में, जो काफ़ी कम है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ऑपरेशन कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो गया है, तो कुल मिला के इसका इम्पैक्ट टोटल एक्सपेंसेस में 288 करोड़, 288 टू 89 करोड़ वर्सेस 495 करोड़ और लेट से 496 करोड़ लास्ट ईयर, जो उससे पहले FY20 में 569 करोड़ था। तो काफी ज्यादा सेविंग्स यहाँ पे हो जाता है श्रेयस को। एबिडा जंप्ड ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स, तो 64 करोड़ से एबिडा आ गया 231 करोड़। फैसिनेटिंग। अच्छा, अब बॉटम लाइन थोड़ा देख लेगा। बॉटम लाइन आपको 33 करोड़ के अगेंस्ट में 198 करोड़। तो एबिडा मार्जिन वो 11% 2 साल देखने को मिला है, अभी 43%। पहले 5-6% का बॉटम लाइन मार्जिन, अभी 37%। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये फिनेंशियल्स, ऑल्दो टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं आया। इसके रिगार्डिंग एक चीज बोलना चाहूंगा कि श्रेयस का आगे चल के भी हो सकता है टॉप लाइन में कोई बढ़त देखने को नहीं मिलेगा, रादर थोड़ा सा टॉप लाइन में डिप देखने को मिल सकता है आगे चल के, मगर इसका एबिडा और पैट इसके हिसाब से ही आगे चल के रहेगा। तो ये एंटीसिपेशन है
अब ओवरऑल ये फिनेंशियल देखने को काफी अट्रैक्टिव लगता है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट। ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ थोड़ा बढ़ गया है 177 करोड़ FY22 में, क्योंकि 2 वेसल खरीदा है श्रेयस इस दौरान। 2 ब्रेक बल्क वेसल्स खरीदा है ब्रेक बल्क कार्गोज के लिए। तो इसके रिगार्डिंग एक चीज बोलना चाहिए कि 97% FY22 में देखा गया 97% ऑफ द कार्गोज आर कार्गो शिप्स आर ऑक्युपाइड बाय द चार्टर। तो इससे ज्यादा मतलब पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही चार्टरिंग का रेवेन्यू आ जाता है कंपनीज को। और इसका और 2 वेसल हायर खरीदा है कंपनी। तो अब देखो आप थोड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखोगे नीचे यहाँ पे 8 करोड़ जो लास्ट ईयर था, काफी मतलब हिस्टोरिकली कम ही है इसका लिक्विडिटी। 15 करोड़ 16 करोड़ 8.5 करोड़ से 65 करोड़। थोड़ा कैश भी आया कंपनी को, इससे कंपनी और थोड़ा सा डेट भी सोर्स किया, उससे कंपनी 2 वेसल भी खरीदा है FY22 में, और उसका कैश भी अभी थोड़ा देखने को मिल रहा है बैलेंस शीट में। ये थोड़ा लिक्विडिटी ईज आउट होता है कंपनी के लिए। समझेगा थोड़ा सा रेशियोज। पी काफी लो है 3.61, मैटर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे EV बाई EBITDA। मगर उससे पहले ROE सडनली जंप हो गया, क्योंकि उसका अब देखो EPS ही जंप हो गया 15 से 90। तो ROE 31.5%, ROC 25.36%, क्योंकि थोड़ा एसेट हेवी मॉडल है। ROC हो सकता है आगे चल के इसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि ये एसेट हेवी मॉडल है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी फैसिनेटिंग है, क्योंकि EBITDA में जंप हुआ है तो EBIT भी जंप हो गया। इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा अगर बढ़त होता भी है तो उसके काफी ज्यादा बढ़त। देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट में 20 अच्छा थोड़ा सा पे बैक भी किया था कंपनी, इसके कारण 16 करोड़ से 12 करोड़ आ गया है इंटरेस्ट कॉस्ट। थोड़ा कम ही हुआ है, इंटरेस्ट भी कम हुआ है। और इंटरेस्ट गोइंग फॉरवर्ड अगर बढ़ता भी है, मगर EBIT उसके रिलेशन में काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में काफी सुधार आया है 17.6, 2.94 के जगह पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है EV बाई EBITDA। 3 वैल्यूएशन मैट्रिक्स परफेक्ट EV बाई EBITDA ही होता है इस सेक्टर के लिए। तो 3.83 EV बाई EBITDA, जो काफी लो है सेक्टर के बाकी पियर्स, जो मेन लाइन ऑपरेटर्स, मेन प्लेयर है GE शिपिंग, इन लोगों से EV बाई EBITDA के रेस्पेक्ट में कम ही देखने को मिल रहा है। अब बात है कि क्या रहेगा इसका, क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए अभी जो सिनेरियो है, जो देखने को मिल रहा है, इसका इतना अच्छा फाइनेंशियल्स इंप्रूवमेंट जो देखने को मिल रहा है, और डी रिस्किंग ऑफ द बिजनेस जो हुआ है, तो आगे चल के ये श्रेयस के लिए अच्छा है। अभी प्राइस में कुछ फैक्टरिंग तो हुआ नहीं है, प्राइस ऑलमोस्ट एक ही जगह पे, ज्यादा कुछ मेजर कुछ चेंजेस स्टॉक प्राइस में देखने को नहीं मिला है। एक री रेटिंग हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, मगर दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। यू प्लीज सीक योर एडवाइस फ्रॉम योर रजिस्टर्ड एडवाइजर। और ये मेरा एंटिसिपेशन है कि आगे चल के ये अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म बेट है कि नहीं है, ये अभी बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर ये री रेटिंग के बाद देखा जाता है, फिर जाके उसका बॉटम लाइन और मान लीजिए EBITDA बॉटम लाइन सब स्टेबल एक ही जगह पे हो जाता है, री रेटिंग का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये मल्टी बैगर या लॉन्ग टर्म बेट नहीं हो सकता है। मगर एक री रेटिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि EPS में इतना बढ़त है, तो एक री रेटिंग एक्सपेक्टेड है। थोड़ा रिस्क समझते हैं। ये जो चार्टरिंग इनकम है, ये रेवेन्यू का अपसाइड कैप कर रहा है, तो उतना ही मिलेगा। तो मान लीजिए कि फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, कंपनी का ज्यादा मिलने का, या मान लीजिए कि ज्यादा इनकम का पॉसिबिलिटी, रेवेन्यू का जब पॉसिबिलिटीज फ्रेट कॉस्ट बढ़ने के कारण, वो उसका मेजर बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। वो
एक टाइप का हो सकता है कॉम्पिटिटिव मिलेगा, मगर वो बेस्ट फ्रेट कॉस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक मतलब रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा मतलब अंडर कैप है हम बोलेगा। और जो हम बोल रहे हैं मे नॉट मोनिटाइज फुल बेनिफिट ऑफ हाई फ्रेट कॉस्ट, जो हम ऑलरेडी बोल चुका है। कोस्टल ट्रैफिक वॉल्यूम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से अगर बढ़ता है तो उसका मेजर इम्पैक्ट हो सकता है इसको नहीं मिले, मगर हाँ हो सकता है आगे चल के कंपनी और वेसल परचेस किया और वो आगे चल के ही पता चलेगा, अभी बताना बहुत नामुमकिन है कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। और ऑब्वियसली एसेट हेवी मॉडल है तो एजिंग ऑफ वेसल्स मतलब डेप्रिसिएशन भी एक मैटर करता है, ये तो एक रिस्क है। तो कुल मिला के यही था श्रेयस के बारे में। फिर बताता हूं, ये मेरा एक फाइंड आउट है जो मुझे ठीक लग रहा है, मगर इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म बेट, और एक रीरेटिंग एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है, हम बोलेगा एक रीरेटिंग एक पॉसिबल है, मगर दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। हम आपको क्लू दिया, आप आपके एडवाइजर से समझ लो, बाकी आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आपको हेल्प करेंगे। और आपको कोई क्वेरी है या आप मेरे से कोई सलाह लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 7478236049। Thank you for watching my video, and please subscribe my channel for getting this type of videos. Thank you.